हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पाइसी रिएक्शन। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे। तो गाइस, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं ना, एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस खबर है। आरजे रौनक की वीडियो हम देखने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने टाइटल दिया हुआ है दिल्ली में धमाका, दिल्ली लाल किला ब्लास्ट और सीसीटीवी फुटेज, भारत पर केमिकल हमले की तैयारियां की जा रही थी। तो चले पहले। अच्छा, की जा रही थी। हाँ, उन्होंने पकड़े लिए हैं, मुझे लगता है कोई मतलब सीसीटीवी कैमरेज में कुछ सीसीटीवी आया फुटेज है। उनको कुछ मिली है और कहा जा रहा है कि लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ है। तो ये कौन लोग हो सकते हैं कि जो लाल किले इन्होंने ब्लास्ट कर दिया सारा? वो अब देखेंगे वीडियो तो पता चलेगा ना कि ये कौन से ऐसे कमबख्त लोग हैं जो भारत के पीछे पड़े हुए बिल्कुल, हैं, वाकई। जिनको मतलब कि भारत की तरक्की तरक्की जो रास है ना नहीं वो आ रही। रास नहीं आ रही है। तो चले पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे बात करते हैं। तो चलें जी, वीडियो देख लेते हैं। बिल्कुल। दोस्तों, कल शाम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये घटना शाम को करीब 6:52 से 7 बजे के बीच हुई। विस्फोट एक कार में हुआ जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहरी इलाके ट्रैफिक सिग्नल के पास वो कार आकर रुकी और कार के पास कई व्हीकल्स जो थे वो जल गए, जिसमें 6 कारें, 2 से 3 ऑटो या ई रिक्शा भी प्रभावित हुए। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने तक कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है। लगभग 20 से 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी और स्थानीय पुलिस के फॉरेंसिक विभाग को मौके पर भेजा गया। कार के मालिक को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हरियाणा नंबर की कार i20 कार बताई जा रही है। ओनर का नाम सलमान है। उसने कहा कि ये गाड़ी उसने आगे किसी को बेच दी थी और अब जिसको बेची थी उसका कनेक्शन कश्मीर से जुड़ा हुआ भी आ रहा है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। विस्फोट एक धीमी गति से चल रही कार में हुआ था, जिसे ट्रैफिक सिग्नल पर रोका गया था। होम मिनिस्टर अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया और जांच की बात कही। लोगों से हम यही अपील करना चाहते हैं दोस्तों कि अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा न करें और कोई भी जानकारी यहाँ वहाँ शेयर न करें। आधिकारिक यानी ऑफिशियल जानकारी आए उसी को सच मानिए। पता नहीं बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए कैसे कैसे। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई है और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तुरंत जांच होकर नतीजा जो आएगा, जांच हम जनता के सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, कल के ही दिन सुबह से जो 2 खबरें आई उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन जिसको दुनिया में जान बचाने के लिए जाना जाता है। लेकिन इस देश के अंदर 2 ऐसे डॉक्टर्स पकड़े गए जिनका मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो इस देश के ऊपर एक ऐसा आतंकी हमला हो जाता जिसको लोग सदियों तक याद रखते। देश के अंदर इनमें से एक डॉक्टर ने एक ऐसा केमिकल बनाया जिसे छूने से भी इंसान मर सकता था। वहीं फरीदाबाद से एक ऐसे डॉक्टर को पकड़ा गया जिसके पास 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक था। इसके अलावा टोटल 2900 किलोग्राम एक्सप्लोजिव मिलने की भी बात सामने आई। सोचिए, जिस जगह से ये एक्सप्लोजिव बरामद किए गए वहां से प्राइम मिनिस्टर का घर, राष्ट्रपति भवन और देश की संसद मात्र 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर। और ये सब दिन भर चल ही रहा था कि शाम तक दिल्ली में ब्लास्ट की भी खबर आ गई। दोस्तों, गुजरात एटीएस ने 3 ऐसे आतंकवादियों को पकड़ा जिनका मंसूबा अगर कामयाब हो जाता तो देश में एक बहुत बड़ा हमला हो सकता था। ये हमला न सिर्फ लाखों लोगों की जान लेता बल्कि कितने ही परिवारों को बर्बाद कर देता। गुजरात एटीएस ने जिन 3 आतंकियों को हाल ही में पकड़ा है वो देश भर में बड़े आतंकवादी हमले की साजिश रच रहे थे और उनके पास हथियार, जिंदा कारतूस और खतरनाक घातक केमिकल मैटर मिलने की भी पुष्टि हुई। इन 3 आतंकियों का मकसद देश के अलग अलग हिस्सों जैसे दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद सहित बाकी हिस्सों में बड़े आतंकी हमले करना था। एटीएस को इनके पास से कई पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और राइसिन जहर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला लगभग 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला। ये बोला जा रहा है कि ये लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में थे। अहमदाबाद, दिल्ली और लखनऊ के सेंसिटिव इलाकों में इन्होंने रेकी करके खुफिया जानकारी और फोटो खींच कर रखी थी। जांच में पता चला कि इनका मुख्य मकसद राइसिन जैसा विषैला पदार्थ जिसकी मदद से एक केमिकल आतंकी हमला करने का था। इन तीनों का नाम डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, आजाद सुलेमान शेख और मोहम्मद सुहेल सलीम खान। मोहिउद्दीन हैदराबाद तेलंगाना, सुलेमान शेख शामली उत्तर प्रदेश और सुहेल खान लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से था। जो अलग अलग टीमें बनाई गई थी उनमें से इस आरोपी को अदालत के पास जो टोल नाका है इस पे वॉच रखी गई, क्योंकि इसका मूवमेंट उस साइड में आ रहा था। वॉच के आधार पर एक आंध्र प्रदेश नंबर की एक गाड़ी वहां से गुजरती हुई मिली, उसको रोका गया, चेक किया गया तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन वाला आदमी है सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये हमें मिल गया। सोर्सेज बता रहे हैं कि इन तीनों को अलग अलग काम सौंपे गए थे। मोहिउद्दीन पेशे से एक डॉक्टर था जो चीन से MBBS पास आउट था, वहीं राइसिन बनाने की कोशिश कर रहा था।
साथ ही 20 साल का सुलेमान शेख हथियारों की सप्लाई और रेकी में शामिल है। वहीं 23 वर्ष का सुहेल खान हथियारों का इंतजाम और आतंकी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाला था। मोइनुद्दीन सैयद इस साजिश का प्राइम सस्पेक्ट है, जिसने राइसिन जैसे खतरनाक केमिकल की जानकारी रखने के चलते यह हमला करने की कोशिश की थी। इनमें से 2 लोग पाकिस्तान से हथियार मंगाकर गुजरात पहुंचे और महत्वपूर्ण जगहों की रेकी की। जांच में पता चला है कि इनका मार्गदर्शन अफगानिस्तान के अबू खदीजा नामक हैंडलर के जरिए हो रहा था, जो इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रोविंस यानी ISKP से जुड़ा है। अब बड़ी संख्या में हथियार, कारतूस और केमिकल मैटर का मिलना इस बात का संकेत है कि ये लोग लार्ज स्केल आतंकवादी हमले या बायोलॉजिकल टेरर अटैक की योजना में। ये लोग देश के भीड़-भाड़ वाले शहरों में हमला करने के इरादे से हथियारों की सप्लाई और रेकी कर चुके थे। उनके पास से मिले केमिकल से ये भी क्लियर था कि वो ट्रेडिशनल और ऑर्गेनिक दोनों स्तर पर आतंकी हमलों की तैयारी में थी। जांच की गहराई में जाने से पता चला है कि पुलिस और ATS ने लगभग 1 साल तक इन संदिग्ध मॉड्यूल्स पर नजर रखी। तीनों आतंकवादी लगातार हथियारों का सप्लाई नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे थे, जिनकी जानकारी उनके मोबाइल फोन और मैसेजेस से मिली। आतंकवादियों ने अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ समेत रिलीजियस और पॉलिटिकल सेंसिटिव जगहों की रेकी की थी। इससे पता चला कि हमला देश भर के बेहद ही जरूरी और सेंसिटिव इलाकों पर करने की इनकी प्लानिंग थी। हथियार पाकिस्तान से मंगाए जा रहे थे और राजस्थान के हनुमानगढ़ से सप्लाई किए जा रहे थे। इसके अलावा ये भी पता चला कि आतंकियों के नेटवर्क में कई रीजनल और विदेशी हेल्पर्स भी जुड़े हुए हैं, जिनकी अब जांच जारी है। सोचिए, ये लोग अगर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो क्या होता। जिस राइसिन जैसे पावरफुल ऑर्गेनिक जहर का इस्तेमाल प्रयोग करके ये सार्वजनिक या धार्मिक स्थल पर हमला करने की तैयारी में थे, वहां कई सौ या हजारों लोगों की जानें जा सकती थी। ये एक लार्ज स्केल मास कैजुअलिटी टेरर अटैक होता। जानकारों का कहना है कि इनका निशाना किसी मंदिर या ऐसे इलाके में था जहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ हो और नुकसान उतना ही ज्यादा हो। तो दोस्तों, एक तरफ जहां ये खुलासा हो रहा था, वहीं फरीदाबाद में भी एक ऐसा केस सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। Meanwhile, India's security forces busted a terror cell today. They seized nearly 3 tons of explosive material, which is enough to wipe out entire neighborhood blocks. Recoveries in Delhi terror bust. A Chinese pistol with a magazine of ये कोई और शुरू हो गया। न्यूज़ वाकई खतरनाक थी, बिल्कुल। कि कहते हैं कि जो उन्होंने वो पकड़े हैं कि जिनका इरादा कहते हैं कि उनका बहुत बड़ा था, था, बड़ा इरादा करने का कुछ था, पर उनको जल्दी पकड़ा गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट की गई उन्होंने कि मतलब कि पाकिस्तान से हथियार मंगवाए गए हैं और ये मतलब आगे फ्रांस बॉर्डर के जरिए इन तक पहुँचाए गए हैं। हाँ, एक चीज़ हम यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि देखें कि कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जितनी स्ट्रिक्टनेस पाकिस्तान के और इंडिया के बॉर्डर पे है, उतनी कहीं किसी जगह पे भी नहीं है। हथियार कैसे आ गए? इतनी स्ट्रिक्टनेस के बावजूद हथियार कैसे आ गए? ये मैं यही सोच रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया, इनके अंदर के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इनको इकट्ठा नहीं देख सकते। वो मतलब अंदर से चाले चलते हैं कुछ ना कुछ ऐसा करने में, क्योंकि ये देखिए एक बॉर्डर है ना, बॉर्डर से कभी भी चीज इधर से उधर नहीं जा सकती जब तक के बॉर्डर के जो अपने लोग हैं वो मुलव्वस ना हो। मैं ये बात खुद भी सुनने में मेरे बहुत दफा आई है कि जो इंडिया में मुस्लिम रहते हैं ना, वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान से ज्यादा इधर खुश हैं। बिल्कुल, कि ये फिर इसका मतलब है कोई, क्योंकि वो इंडिया को अपना देश मानते हैं, वो अपना मुल्क मानते हैं। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, इस तरह वो इंडिया में रहते हैं, तो वो कहते हैं वहां पे बेहतर है। एक चीज ये बताता हूँ कि हम मुसलमान हैं, दीन इस्लाम से हमारा तल्लुक है, हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता बिल्कुल कि आप किसी दूसरे को आप नुकसान, क्योंकि कहते हैं अगर किसी ने एक इंसान का कत्ल किया, गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। अब देखिए अफगानिस्तान का नाम भी अंदर आ रहा है, बिल्कुल, कि अफगानिस्तान से भी इन लोगों का तल्लुक हो सकता है। लेकिन ये गेम कोई हाई लेवल की है। ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी है, ये जो ब्लास्ट करते हैं, जो इस तरह करते हैं, वो ये नहीं सोचते, वो ये नहीं सोचते हैं कि जिन लोगों को ये मार रहे हैं वो मासूम है, उनका कोई कसूर नहीं। और देखा जाए कि ये जो अभी ब्लास्ट हुआ है, वो भी कहते हैं कि जी वहाँ पे 8 से ज्यादा मौत हो गई हैं, वो जो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बताया, और काफी ज्यादा इंजर हुए हैं। और वहाँ पे जो फीमेल थी वो कैसे घबराई हुई थी, कह रही मैं अपने बच्चों के साथ बच्चों को लेके आई हूँ और इस तरह का हालात यकदम हो जाए। ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यार हम अपने देश में रह रहे हैं और अब अनसेफ है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और सबसे ज्यादा जो चैलेंज यही आप कह लें कि हम एक घर में अपने घर में रह रहे हैं ना, अगर हम अपने घर में सेफ नहीं है तो और तो हम किसी जगह पे भी सेफ नहीं हो सकते। बाकी हम यही कह सकते हैं कि खुदारा अल्लाह ताला इन लोगों को अकल दे, शऊर दे, कि क्योंकि जो इस तरह का काम करते हैं ना, वो उनका ब्रेन वॉश हो चुका होता है, उनको मतलब सही और गलत की बिल्कुल पहचान। कि इनका ब्रेन वाकई वॉश हो गया होता है, इनको किसी मजहब से कुछ लेना देना है ही नहीं है, ना ये मुसलमान देखते हैं, ना कोई हिंदू देखते हैं, ना ईसाई देखते हैं, इनका टारगेट होता है जी मारना बस। और दूसरी तरफ अच्छा आप ये देख लें कि जब पाकिस्तान में APS का सानिया हुआ था,
तो दिल काम गया था। क्यों? छोटे छोटे, बड़े बंदे हो ना तो वो और बात होती है, छोटे छोटे मासूम बच्चे 1 क्लास के, प्रेप क्लास के, वो लाहौर के ऊपर भी तो हुआ था ना, वही तो। लेकिन वो सानिया अभी भी जब दिसंबर आता है ना मॉडल टाउन में जो हुआ तो था, वो कांप जाती हैं माएँ कि वाकई कि वो सानिया अभी तक भूल नहीं सका कोई भी। तो वो हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे कौन मुलव्वस था? बिल्कुल ठीक है, ये हम कहते हैं कि खुदारा इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इसका कोई हल निकाले पे और निकाल सकते हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूं दोनों देश इकट्ठे हुए ना तो ये एक दिन का काम नहीं, एक दिन का काम है। लेकिन वो ही है ना कि हमने इसका हल नहीं निकालना, हमने सिर्फ ऊपर बैठ के देखना है, नीचे जो अवाम है वो बस पिसती है तो पिसती जाए। तकलीफ तब होगी जब अपने घर का अंदर कोई होगा। तब भी बड़ा दुख हुआ था जब ये कश्मीर में हुआ था, इंडिया में, जब वो पहलगाम पर अटैक हुआ था। तब भी क्या हुआ था कि बेचारे लोग, कपल, शादीशुदा जोड़े घूमने फिरने के लिए गए थे, तो जिनको बीवियों के सामने उनके मर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और वाकई ही कि ये वो चीजें आम लोग हैं ना, वो अपने घर वालों को खोते हैं, उनको उस दर्द का एहसास होता है, पता नहीं इन लोगों को क्यों नहीं होता है। नहीं होता। और दूसरा खत्म हो गया बिल्कुल, और दूसरा यही है कि इस बजाय एक दूसरे को इल्जाम देने की इस चीज पे गौर करें कि जी ये हो क्यों रहा है, ये किस लिए हो रहा है, और किस लिए हो रहा है, कौन करवा रहा है। हमारे देश में ऐसा कौन है कि यार जो मिला हुआ है किसी के साथ, मतलब फोर्सेस कहा जाता है ना कि फोर्सेस बहुत टाइट है, ये है वो, तो फिर ये कहाँ से चीजें आ जाती हैं? कहीं से है कोई कमी तो कोई चीज नजर आ रही है ना। बात है। लेकिन आप हमारे साथ विचार जरूर साझे कीजिएगा कि आपके क्या विचार, या कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आप क्या कह रहे हैं इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।